बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स से नंबर थ्योरी जो है ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और नंबर थ्योरी में मैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम सोल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज है, इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। इसमें मैं एक लेक्चर जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को जाकर देख सकते हैं। आज लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। उसका सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है और कितने कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, उसकी कंडीशन क्या है, इसके मुतालिक हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो रिज़ल्ट सबसे पहले हम देख लेते हैं। कहते हैं लीनियर कॉन्ग्रुएंस AX कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो M। कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी तो आप जो मेरा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, बेसिक्स ऑफ नंबर थ्योरी, उसमें मैं बता कर आ चुका हूँ, या लास्ट लेक्चर को आप देख सकते हैं। द लीनियर कॉन्ग्रुएंस AX कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो M इज़ सॉल्वेबल। कहता है ये एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, ये सॉल्वेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़। डबल कंडीशन है, अगर ये सॉल्वेबल होगा अगर D डिवाइड करता है B को। अगर D डिवाइड करता है B को, D कौन है? D आपके पास यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर या HCF है A का और M का। A कौन है? कोफिशिएंट ऑफ X है, और M कौन है? मॉडुलो, ठीक है, जिस पर आपने डिवाइड करना है। अगर कहता है आपका जो GCD है वो B को डिवाइड करता है, देन ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस जो है वो सॉल्वेबल होगा। और अगर ये सॉल्वेबल है तो फिर लाजमी D जो है वो B को डिवाइड करेगा। तो इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है। फर्दर इफ़ D डिवाइड्स B, अगर D जो है वो B को डिवाइड करता है, देन इट हैज़ अ D इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस। तो ऐसी सूरत में इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे, उनकी तादाद कितनी होगी? वो होगी जी आपके पास D के बराबर, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सबसे पहले 2-3 चीज़ें देखते हैं कि 2 एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा, ये कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन और इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन क्या है, इसके मुतालिक भी यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहली एग्जांपल लिखी 18x कॉन्ग्रुएंट है 60 के मॉडुलो M। इस कॉन्ग्रुएंट को आपने सॉल्व करना है। x के साथ वाला कोफिशिएंट 18, यहाँ पर a की वैल्यू 18 है, b की वैल्यू 60 है, मॉडुलो M की वैल्यू 66 है। मैंने सबसे पहले यहाँ पर a और m का GCD निकाल लिया, 18 और 66 का GCD निकाला तो 6 आ गया, ठीक है। GCD अगर नहीं निकालने आता आपको तो मेरे आप पुराने लेक्चर जो हैं जो लेक्चर चैप्टर नंबर 1 पर हैं, ठीक है, उसमें मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। अदरवाइज़ अभी हम यहाँ पर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि GCD कैसे निकालते हैं। अच्छा, फिलहाल ये यहाँ पर 18 और 66 का जो GCD है वो 6 आ गया। अब आप यहाँ पर देखें, ये जो 6 है, 6 डिवाइड करता है 60 को, 60 यानी B को। चूँकि 6 60 को डिवाइड करता है तो लिहाजा इस कॉन्ग्रुएंस का, इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? जितना यहाँ पर GCD निकला है, तो GCD 6 है तो लिहाजा इसके 6 इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब है यहाँ पर डिफरेंट सोल्यूशन है, सेम सोल्यूशन नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम सोल्यूशन होंगे। अब दूसरा मैंने एक कॉन्ग्रुएंट लिखा है 343x कॉन्ग्रुएंट है 201 के मॉडुलो ले लिया 1029। यहाँ पर a की वैल्यू 343, b आपके पास 201 है और m की वैल्यू 1029 आ गई। यहाँ पर मैंने a का और m का GCD निकाला, ठीक है। कैसे निकाला है? 1029 को डिवाइड कर दिया 343 पर, आंसर 3 आ गया, ठीक है। ये इसका GCD आ गया। मज़ीद उम्मीद करता हूँ GCD आपको निकालना आता होगा। अच्छा, यहाँ पर GCD आपके पास 343 आ गया। अब आप चेक करें कि ये जो GCD 343 निकला है, क्या ये B को डिवाइड करता है? 343 आप जानते हैं 201 को डिवाइड नहीं करता, इस तरह हम लिखेंगे उसको। सो गिवन कॉन्ग्रुएंट है द नो सोल्यूशन, लिहाजा इस कॉन्ग्रुएंट का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर डिवाइड यहाँ पर देखें 6 जो है वो 60 को डिवाइड कर रहा था, तो लिहाजा इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? 6 इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ, जिस एग्जांपल में हम एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस दिया होगा, उसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व किस तरह करना है, किस तरह उसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, वो ज़रा देखते हैं यहाँ पर। ले बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि किसी कॉन्ग्रुएंस को, लीनियर कॉन्ग्रुएंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं। मेरे पास कॉन्ग्रुएंस है 18x कॉन्ग्रुएंट टू 60 मॉडुलो 66। मैं यहाँ पर a जो है वो b के कॉन्ग्रुएंट कब होता है, इसकी डेफिनेशन को दोबारा एक मरतबा रिवाइज करवा देता हूँ। A number A is called congruent to B
मॉडुलो एम, एक नंबर ए को बी के कॉन्ग्रुएंट कहेंगे मॉडुलो एम के लिहाज से। डेफिनेशन इसकी ये है, अगर एम जो है वो ए माइनस बी को डिवाइड करता है, इफ़ एम डिवाइड्स, ये जो सीधी लाइन मैंने लगाई है ये डिवाइड्स की लाइन है, इफ़ एम डिवाइड्स ए माइनस बी। अब उसके बाद अगर एम ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक आपको एक इंटीजर टी मिलेगा। देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर टी बिलोंग टू जेड सच दैट कि ए माइनस बी कैन बी रिटन एज एम टाइम टी, ठीक है। और यहाँ से बी को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू बी प्लस एम टी, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन है। आगे फिर डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी है। ये तमाम चीज़ें मैं अपने चैप्टर नंबर 1 में बेसिक्स ऑफ नंबर थ्योरी में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप उनको जाकर देख लें, यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा दिया है। तो ये मेरे पास है जी कॉन्ग्रुएंट 18x कॉन्ग्रुएंट टू 60 मॉडुलो 66। इसको आपने सोल्व करना है। इसको सोल्व करने का मतलब है आपने ऐसी x की तमाम वैल्यूज़ मालूम करनी है जो कि यहाँ पर पुट की जाएँ और ये कॉन्ग्रुएंट सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इस कॉन्ग्रुएंट को हम 1 का नाम दे देते हैं। इस कॉन्ग्रुएंट 1 की जो इक्विवेलेंट लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन बनेगी, इक्विवेलेंट लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन, इक्विवेलेंट लीनियर डायोफॉन्टाइन इक्वेशन ऑफ 1 इज़, इसकी जो इक्विवेलेंट लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, देखें यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन के मुताबिक 66 डिवाइड करेगा किसको, 18x माइनस 60 को, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको 66 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि 18x माइनस 60 जो है वो 66 पर डिवाइड होगा तो आपको एक इंटीजर y मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से इसकी जो लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन आपके पास बनेगी वो जनाब इस तरह बन जाएगी, 18x माइनस 60 इक्वल टू 66y। 66y को आप उधर ले जाएं, ये आ जाएगा 18x माइनस 66y इक्वल टू 60। इसे आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब ये जो लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन है इसको कैसे सोल्व करते हैं ये भी ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उनको जाकर देख लें, या अदरवाइज़ यहाँ पर अब हम इसको सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सोल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर अब हमने लीनियर डायफॉन्टाइन इक्वेशन को सोल्व करना है। ये कैसे बनी ये आपने देख लिया। अब इसमें आपने x का और y का जो कोफिशिएंट होता है इसका निकालना होता है सबसे पहले GCD, ठीक है। तो 18 और 66 जो है इसका आपने GCD निकालना है। तो GCD कैसे निकालते हैं यहाँ पर देख लें, अगर आपने नहीं देखा हो अभी तक। 66 यहाँ पर आ जाएगा, 18 आ गया, 18 3 ज़ा 54, बाकी आपके पास क्या बच गया 12। 18 यहाँ दोबारा फिर अंदर ले आएंगे, 12 1 ज़ा 12, ये रह जाएगा 6 आपके पास। फिर ये 12 इधर लिखेंगे, 6 2 ज़ा 12। तो ये लॉन्ग डिवीजन वाला जो मेथड है इससे मैंने किया, तो ये आपका पास GCD जो आ गया वो आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। सो 18 और 66 का जो GCD है वो आपके पास आ गया 6 के बराबर, ठीक है। ये GCD को आप जानते हैं इस तरह ये ब्रैकेट्स की शक्ल में लिखते हैं। अब अगली बात आपने लिखनी है कि हेयर आप चेक करें कि ये जो 6 GCD निकला है क्या ये इसको डिवाइड कर रहा है 60 को। यहाँ पर मतलब यहाँ पर देखें ना, आपने 18 को और 66 को इस्तेमाल कर लिया। अब आपने ये देखना है कि 18x कॉन्ग्रुएंट है 60 के, तो यहाँ 60 को देखना आपने डिवाइड करता है कि नहीं करता। हेयर 6 डिवाइड करता है 60 को। सो देयर एग्जिस्ट 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन इनकॉन्ग्रुएंट लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि 6 जो है वो 60 को डिवाइड कर रहा है, तो आपने आगे लिखना है कि लिहाजा इस जो 1 है लीनियर कॉन्ग्रुएंट 1 है इसका सलूशन एग्जिस्ट करेगा। अब वो सलूशन कितने एग्जिस्ट करेंगे, जितना आपका GCD निकला है। तो GCD 6 निकला है तो लिहाजा 6 इनकॉन्ग्रुएंट सलूशन एग्जिस्ट करेंगे। इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब है वो डिफरेंट सलूशन होंगे, ठीक है।
अच्छा, अब लेकिन वो सोल्यूशन निकालने से पहले हमने यहाँ पर मैंने लिखा बट फर्स्टली वी सॉल्व टू। आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है, यानी जो लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन निकली है। ठीक है, लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि आपने एक्चुअली एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वाई की तो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा लीनियर कॉन्ग्रुएंट 1 में है, तो आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब 2 को किस तरह सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। और लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं देखें ज़रा। यहाँ पर ये जो आपने ये लॉन्ग डिवीजन की है ना, ये आपने जो जीसीडी निकाला था, इसमें आपने सबसे पहले किसको डिवाइड किया, आपने किया था डिवाइड 66 को। आप 66 लिखेंगे इक्वल टू किस पर डिवाइड किया आपने डिवाइड किया 18 पर। मल्टीप्लाई किसे किया था 3 से, रिमाइंडर क्या बचा 12। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसके बाद दोबारा किसको डिवाइड किया 18 को, किस पर डिवाइड किया 12 पर, मल्टीप्लाई किसे किया 1 से, रिमाइंडर क्या बचा 6। इसे आप सेकंड इक्वेशन कह देंगे। इसके बाद किसको डिवाइड किया 12 को, किस पर डिवाइड किया 6 पर, मल्टीप्लाई किसे किया 2 से, रिमाइंडर क्या बचा 0। बस इसको नाम देने की ज़रूरत नहीं है, कहना तो कह दे आप इसे क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं होगा। जिसमें ये क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 आ जाए बस उसको छोड़ दें, आप उसका इस्तेमाल नहीं करना। अब आपने क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 को लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम 1 तक पहुँचेंगे। अच्छा, आपने करना ये है कि फ्राम 2 या 2 इम्प्लाइज क्वेश्चन नंबर 2 से ये जो कांस्टेंट है ना, यानी ये जो इधर वाली रकम है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो 6 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 माइनस 12 इंटू 1 के। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आपने क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर 1 से आपने यहाँ पर ये जो कांस्टेंट 12 है ना, इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करनी है। फ्राम 1 आपके पास जो 12 है वो आ जाएगा 66 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाई 3। इसे आप चाहे क्वेश्चन नंबर 4 कह दें, इसे 4 में पुट कर दें, पुट इन 4। तो ये आ जाएगा 6 इज़ इक्वल टू 18 माइनस किसकी वैल्यू निकाली है 12 की। तो 12 की जगह आपने लिखना है 66 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाई 3। 12 की जगह लिखा है और आगे क्या है मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक हो गया, ये आ गया 6 इज़ इक्वल टू 18 माइनस 66 माइनस माइनस प्लस 18। इसे 18 3 था 54 नहीं करना आपने, इसे ऐसे ही रहने देना आपने। अच्छा, अब ये ये 18 कितने टाइम है 3 टाइम है, और एक ये 18 कितने टाइम हो गया 4 टाइम हो गया। तो इसको आप लिखोगे इस तरह 18 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 66। अब इसके साथ इसको आप लिख लोगे इस तरह 66 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अच्छा अब आप इसे ऐसे कह दें क्वेश्चन नंबर 5 कह दें। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 आपने बनाई है, ये सारी चीज़ें हमने लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं उसमें मैंने बता के आ चुका हूँ आपको। इस 5 को और इस क्वेश्चन नंबर 2 को जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को ज़रा कंपेयर करके देखें। ठीक है, कि आपको बिल्कुल इस तरह की बनी हुई नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। देखें यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 18 है, ये एक्स है, एक्स है, यहाँ पर 4 है, आगे माइनस है, सेंटर में माइनस आ गया, आगे 66 है, 66 आ गया, आगे वाई है, वाई की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन अभी इधर 60 है, इधर क्या है 6 है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो राइट साइड 60 है ये कंप्लीट करनी है। इधर 60 है, इधर भी 60 बनाना है। तो इधर 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन 5 को 10 से मल्टीप्लाई करवा दें। क्वेश्चन 10 को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा इस तरह 18 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 10 40 माइनस 66 इंटू 10 1 10 इक्वल टू 60। 10 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई इस तरह करना है आपने कि ये जो x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट है ये चेंज नहीं करना है। 18 अपनी जगह 18 ही रहेगा, 66 अपनी जगह 66 रहेगा। x की जगह यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो 4 को 40 बना देंगे, और y की जगह यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 की जगह 10 बन जाएगा, और इधर 6 है तो 6 की जगह 60 बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कैसे किया, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि मल्टीप्लाई 5 क्वेश्चन नंबर 5 विद 10। ठीक है, इसे आप स्टार कह देंगे। कंपेयरिंग 2 एंड स्टार, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकला है। ठीक है, ले बेटा 2 और स्टार को आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास x नोट की वैल्यू 40 आ जाएगी, वही हमें चाहिए, और y आपके पास y नोट 10 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 दैट वाज द लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन। ये उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। y नोट की खैर हमें यहाँ पर वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, हम लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं मालूम करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन मालूम करना चाह रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलेंगे जी, नाउ दी 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस आर गिवन बाय। तो यहाँ पर जो 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है, 6 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपका डी जो है वो GCD जो था वो 6 निकला था।
तो 6 इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन निकलेंगे, जिसमें पहला उसका फार्मूला होगा x1 निकालने का, वो है जी x नॉट प्लस m ओवर डी टाइम t1, और t की वेरिएशन होगी 0 से लेकर 6 के दरमियान, ठीक है। t जब 0 होगा तो पहला x नोट यहाँ पर निकला है, ठीक है। x नोट मीन हमारा पहला सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। आगे निकालना है आपने x1 निकलेगा जब t1 पुट करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, पुट करेंगे जी यहाँ पर x नोट की वैल्यू 40, m आपके पास था जो मॉडुलू था, मॉडुलू यहाँ पर 66 है, d यहाँ पर निकला था 6, और t1 की वैल्यू यहाँ पर होगी 1 के बराबर। इसी तरह t2 जब आएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे तो x1 आ जाएगा 40, m की वैल्यू आ गई 66, d यहाँ पर 6 है, t की वैल्यू 1 है, ये आ जाएगा 40 प्लस 11 डैट इज इक्वल टू 51। नेक्स्ट आपके पास बेटा x2 जो है वो x2 का फार्मूला बन जाएगा आपके पास इस तरह, x2 आ जाएगा आपके पास x नोट प्लस m ओवर डी टाइम t2, ठीक है। तो x नोट आपके पास यहाँ पर फिर 40 के बराबर है, m की वैल्यू 66 है, d आपके पास यहाँ पर 6 है, t2 इस मरतबा आ जाएगा 2 के बराबर, ये आ जाएगा 40 प्लस 22 डैट इज इक्वल टू 62। आप गौर करें तो असल में ये x1 x2 और इसी तरह जब आगे x3 की वैल्यू लिखूंगा, ये एक्चुअली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब x3 की वैल्यू अगर आप इस फार्मूले से दोबारा मालूम करते हैं तो आप इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको बताता हूँ। x नोट की वैल्यू 40, m की वैल्यू 66, d आपके पास 6 आ गया, t3 की वैल्यू होगी 3, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 33 डैट इज इक्वल टू 73। तो एक्चुअली करना क्या है आपने यहाँ पर ये देखें जो m ओवर d का आंसर है, m ओवर d बनता है 11, हर मरतबा 11 का मल्टीपल आपने ऐड करते जाना है, ठीक है। जिस तरह आपको याद होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते थे, a2 का फार्मूला होता था a1 प्लस डी, a3 का फार्मूला होता था a1 प्लस 2d, ठीक है। इसी तरह an का फार्मूला था a1 प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, d के मल्टीपल ही ऐड हो रहे होते हैं ना, तो ये भी एक्चुअली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। खैर अगर वो नहीं चीज़ समझ आई तो उसको आप छोड़ दें, आप सिंपल इधर आ जाएं बस। अब आपने क्या करना है, x4 की अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो x4 की वैल्यू बेटा सिंपल ऐसे निकलेगी, ये जो x3 की वैल्यू निकली है ना 73, इसमें बस आपने 11 प्लस करना है। 11 कैसे बना है, m ओवर d से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 84। इसी तरह आगे आपके पास आखिरी सोल्यूशन इसका आएगा, वो आएगा 84 में फिर आप 11 प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 95। अच्छा अब यहाँ पर अगली बात यहाँ पर आपने देखनी है कि ये जो सोल्यूशन आपके पास निकले हैं ना, ये वाले, एक तो x नोट आया वो 40 है, वो 66 से मॉडुलू कितना आपका 66 है, इससे छोटा है, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन होगा। फिर उसके बाद दूसरा 51 है, ये भी इसका सोल्यूशन है। तीसरा x2 62, ये भी इसका सोल्यूशन है। लेकिन 73 जो है वो यहाँ पर है बिगर, हेयर 73 84 95 ये तमाम के तमाम मॉडुलू m से बड़े हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इनके जो कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन होंगे ना, मतलब इन बिल्कुल जो इनके सेम सोल्यूशन होंगे वो हमने यहाँ पर लिखने हैं, यानी वो तमाम सोल्यूशन लिखने हैं जो 66 से छोटे हैं यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर लिखना है ऐसे आगे, हेयर x कॉन्ग्रुएंट टू 73 मॉडुलू 66, ये इसके मतलब इसी के बिल्कुल जो सिमिलर सोल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, जो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी इक्वल सोल्यूशन जो होगा वो होगा ये x कॉन्ग्रुएंट टू 73 में से 66 निकाल दें, कितना बचता है 7 मॉडुलू 66। ये जो दोनों सोल्यूशन आए हैं ना जी आपके पास, ये दोनों हैं कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन, ठीक है। आपस में ये 6 सोल्यूशन निकले इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब है मुख्तलिफ सोल्यूशन, ठीक है। पहला सोल्यूशन आपका है 40, दूसरा सोल्यूशन आपका है 51, तीसरा है 62। आगे जो निकल रहे हैं ना हैं तो ये सारे 73 84 95, ये 6 के 6 सोल्यूशन इनकॉन्ग्रुएंट है। लेकिन आपने वो वाले सोल्यूशन लेने हैं जो 66 से छोटे होने चाहिए, यहाँ पर मॉडुलू m से छोटा होना चाहिए यहाँ पर। अब 73 को आपने बदलना है, इस तरह बदलना है कि वो 66 से कम हो जाए। तो वो आपने क्या करना है, 73 माइनस 66 करेंगे, बाकी क्या बचेगा 7। ये दोनों सोल्यूशन आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। लेकिन ये 6 के 6 सोल्यूशन एक दूसरे के इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन है, सही है। कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन वो होता है जो मतलब जैसे इसी को सोल्व करके ये हमने बनाया, ठीक है। अब अगला सोल्यूशन देखें, x कॉन्ग्रुएंट है 84 के मॉडुलू 66 के। अब यहाँ से इसी तरह 84 में से इसको आप 66 माइनस कर लें, कितना रह जाता है बाकी, वो रह जाता है 18, ठीक है।
तो ये इसका दूसरा सोल्यूशन आ गया। और एक आखिरी सोल्यूशन है यहाँ पर 95 मॉडुलो 66, इसको आप लिखोगे ऐसे, x कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 29 के मॉडुलो 66 के, ठीक है। हेंस सॉल्यूशन ऑफ गिवन कॉन्ग्रुएंस आर, आपका जो गिवन कॉन्ग्रुएंस है उसके जो टोटल 6 सोल्यूशन बनते हैं, वो एक ये है x इज इक्वल टू 40 शुरू वाला, फिर है 51, फिर आपके पास आ जाता है 62, फिर आपके पास आ जाता है ये 7, फिर आपके पास आ जाता है 18 और फिर ये 29। ये 6 सोल्यूशन आपके पास बनते हैं, ठीक है। आप इन सोल्यूशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये बेटा यहाँ पर अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारे जो सोल्यूशन है ये ठीक निकले भी हैं कि गलत निकले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारा पहला सोल्यूशन है x इक्वल टू 40, इसको आप चेक करना चाहते हैं तो करके देख लें। आप यहाँ पर x की जगह 40 पुट करें, देखते हैं कि क्या ये जो आपका कॉन्ग्रुएंट है ये कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाइड होता है कि नहीं होता। 18 4 आ जाएगा आपके पास 720 कॉन्ग्रुएंट है 60 के, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है मॉडुलो 66 के। अब इस बात को आपने वेरीफाई करना, अगर ये बात ठीक है तो इसका मतलब है कि 66 डिवाइड करेगा 720 माइनस 60 को, तो 720 माइनस 60 कितना होता है 660 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 660 जो है 66 पर डिवाइड हो जाता है 10 के टेबल पर आकर, ठीक है। तो इसी तरह ही बाकी आप 51 को भी चेक कर सकते हैं, 62 को भी चेक कर सकते हैं, 7, 18, 29, ये तमाम के तमाम सोल्यूशन को अगर आप x की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, इस तरह सोल्व करके देखेंगे तो ये हमेशा इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा हमेशा 66 पर क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये बेटा आज के लेक्चर में हमने सीखा कि अगर आपको कोई लीनियर कॉन्ग्रुएंस दिया हो तो आप उसको कैसे सोल्व करते हैं, कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन या इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर लीनियर कॉन्ग्रुएंस सोल्वेबल कब होता है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है जब उसका GCD डिवाइड करेगा B को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आपके सामने मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा फिर एक मुलाकात होती है जी। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी।